हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। चलिए फिर आज की नई कहानी को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रवि और मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं थी। रवि को मुझ पर बहुत विश्वास था। एक बार मैं लेडी डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई तो उसने मुझे बताया कि मैं बांझ हूँ। मैंने रवि से यह कहा कि डॉक्टर ने मुझे कहा है बहुत जल्दी ही बच्चा हो जाएगा, और रवि ने मेरी बात पर विश्वास भी कर लिया। लेकिन मैं इस राज को अब और नहीं छुपा सकती थी। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया था और मैं झूठ बोल बोल कर थक चुकी थी। रवि को मैं अब और धोखा नहीं देना चाहती थी। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं रवि को सब कुछ सच सच बता दूंगी। लेकिन रवि को सब कुछ सच सच बताने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी माँ से एक बार बात कर लूँ। मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया तो माँ ने मुझसे कहा कि तुम उसे सारी सच्चाई बता दो और उससे कह दो कि तुम दूसरी शादी कर लो। इससे रवि तुम्हारा ज़िंदगी भर एहसानमंद रहेगा और तुम्हें कभी छोड़ने की बात भी नहीं सोचेगा। मम्मी की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया और साथ ही मुझे दुख भी हुआ। शायद मम्मी मुझसे अपनी दुश्मनी निकाल रही थी क्योंकि मैंने उनकी बदनामी कराई थी। इसलिए मैंने मम्मी से कहा मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और गुस्से में फ़ोन काट दिया। शाम को जब रवि ऑफिस से आए तो मैं अंधेरे कमरे में बैठी थी। आते ही कहने लगे, क्या बात है शिवानी, तुम अंधेरे कमरे में क्यों बैठी हो? तब मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी अंधेरे की सिवाय बचा ही क्या है, मैं तो पूरी तरह उजड़ चुकी हूँ। तब रवि कहने लगे, तुम पागल हो क्या, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, और हमारे पास किस चीज़ की कमी है जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हें अचानक से हो क्या गया है? तब मैंने रवि को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि डॉक्टर ने मुझे कहा है मैं बांझ हूँ और कभी भी माँ नहीं बन सकती। पहले तो रवि के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी आ गई, लेकिन कुछ ही पल बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, कोई बात नहीं शिवानी, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो, इसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रवि की बातों से मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई और मेरा मूड भी ठीक हो गया। लेकिन यह बात मेरी सास तक गई तो उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। एक दिन हमारी पड़ोसन हमारे घर आई हुई थी। मेरी सास और वह पड़ोसन दोनों आपस में बातें कर रही थी। जब मैंने उसकी बातें ध्यान से सुनी तो मेरी सास उस पड़ोसन से कह रही थी कि मुझे कोई लड़की ढूंढ कर दो, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती हूँ। तब वह पड़ोसन बोली, क्यों, तुम्हारी बहू को क्या परेशानी है? तब मेरी सास ने कहा कि वह बेचारी तो बांझ है और मुझे अपना वंश आगे बढ़ाना है, इसलिए तुम मेरे लिए एक लड़की ढूंढ कर दो, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती हूँ। अपनी सास की बातें सुनकर तो मैं थर थर काँपने लगी थी। शाम को जब रवि ऑफिस से घर आया तो मैंने उसे सारी बात बता दी। रवि ने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर लेकर आ गया और अपनी माँ के सामने कहा कि अगर माँ तुमने आज के बाद मेरी दूसरी शादी के बारे में बात भी की तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। शिवानी मेरे लिए सब कुछ है और मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। तब सास कहने लगी कि मैंने आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा जो औरत के बांझ होते हुए भी उसके इतने नखरे उठा रहा है। रवि की बातों से मुझे हौसला मिला। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि भगवान ने मुझे ऐसा पति दिया जो मुझे समझता है और मुझसे मोहब्बत करता है। उसके बाद मैं रवि के लिए चाय बनाने किचन में गई तो मेरी सास किसी से फ़ोन पे बातें करने लगी। वह शायद मेरी ननद से बात कर रही थी। जब मैंने ध्यान से सुना तो वह मेरी ननद से कह रही थी कि रवि लगता है पागल हो चुका है, तुम्हारी भाभी बांझ है फिर भी उसके चक्कर में पागल है, लेकिन मैं रवि की दूसरी शादी कराना चाहती हूँ, तुम जल्द से जल्द कोई लड़की ढूंढो। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। अब मैं अपनी सास के फैसले पर डरने लग गई थी। मेरी माँ भी तो मुझे यही सब कह रही थी ना, जाने कि सब मेरे दुश्मन बन गए थे। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे और मैं कमरे में आकर लेट गई। लेकिन तभी मुझे अपनी माँ की याद आ गई और मैंने उन्हें फ़ोन लगा दिया। मेरी माँ फ़ोन पर कहने लगी, तुम तो फ़ोन काट कर कहाँ चली गई थी? मैं तो बहुत घबरा गई थी, मुझे नहीं पता था मेरी माँ मेरे लिए तड़प रही थी और मैंने उनको गुस्से में न जाने क्या क्या कहकर फ़ोन काट दिया था। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ जब से मुझे पता चला है कि मैं बांझ हूँ, मेरे ऊपर एक तलवार सी लटक रही है। ना जाने एक डर सा है कि कभी भी रवि दूसरी शादी कर सकता है। मेरी सास कभी अपनी पड़ोसन से तो कभी अपनी बेटी से रवि की दूसरी शादी करने की बातें कर रही है और कह रही है कि मैं अपनी पसंद की बहू लाऊंगी। रवि से मुझे कोई शिकायत नहीं है, वह मेरी खातिर अपनी माँ से भी लड़ जाता है, लेकिन आखिर है तो वह भी मर्द ही ना। एक न एक दिन वह भी इन सब चीज़ों से मायूस हो जाएगा और शायद बातों में आ जाएगा। शायद उसे भी एक न एक दिन बच्चों की ज़रूरत तो महसूस होगी ही ना। इस पर मेरी माँ कहने लगी कि बेटा तुम बिल्कुल भी घबराओ मत और मायूस होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए तो मैं तुम्हें उस दिन कहा था कि तुम अपने हाथों से अपनी पति की दूसरी शादी करवा दो। अब रवि इतनी करोड़ों का मालिक है तो अपनी जायदाद बिना वारिस के तो छोड़कर नहीं जाएगा और एक न एक दिन शादी जरूर कर लेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी शादी किसी गरीब लड़की से करवा दो, ताकि वह तुमसे दबकर भी रहेगी और कभी तुम्हारी जगह भी नहीं ले पाएगी और तुम्हारी एहसानमंद भी रहेगी, क्योंकि वह अमीर घर में आएगी।
बच्चा वह पैदा करेगी, लेकिन माँ तुम कहलाओगी। माँ की बातें मुझे समझ आ गई थी। मैंने माँ से कह दिया कि माँ तुम ही कोई लड़की ढूंढ कर बताओ, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी कि रवि की दूसरी शादी कराए बगैर मेरा इस घर में गुजारा मुमकिन नहीं है। हालांकि ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैं दिल पर पत्थर रखकर रवि की शादी करने जा रही थी। मुझे रवि की मोहब्बत पर पूरा विश्वास था कि वह मुझे अपनी जगह पर बनाए रखेगा। इसलिए मैंने अपनी सास से चोरी चुपके अपनी माँ को लड़की ढूंढने के लिए बोल दिया। मेरा नाम शिवानी है और मैं गांव की सरपंच की बेटी थी। भाई बहनों से मुझे बहुत प्यार मिला था और माँ बाप की भी मैं लाडली थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कमी थी कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बचपन में ही तय कर दी थी। जिसका नाम विकास था, जिसने 5वीं तक की पढ़ाई करके स्कूल छोड़ दिया था और मैं 12वीं पास की हुई थी। 12वीं पास करना गांव में बहुत बड़ा माना जाता था। विकास कम पढ़ा लिखा होने के साथ साथ समझदार भी नहीं था, जबकि पढ़े लिखे तो मेरे भाई भी नहीं थे। लेकिन वे बहुत सुलझे इंसान थे। उनमें बात करने का ढंग था। मम्मी ने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी, बड़ों से कैसे बात करते हैं और कैसे इज्जत की जाती है। लेकिन यह सब चीज़ विकास में नहीं थी। वह बिल्कुल ही उजड़ सा लड़का था। गांव की हर दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर था और साथ ही उसमें यह कमी भी थी कि दूसरी लड़की के साथ चक्कर होने के बावजूद वह यह दिखाता था कि उसे मुझसे बहुत मोहब्बत है और वह मुझे शिवानी की जगह राधा कहकर पुकारता था कि राधा, मैं तुम्हारे बिन मर जाऊंगा। तब मैं उससे कहा करती थी कि तुम तो मेरे पीछे क्यों मरते हो, तुम्हारे पीछे तो बहुत सी लड़कियां हैं। तब वह कहता कि कृष्ण की राधा तो एक ही होती है, बाकी तो सब गोपियाँ होती है। एक बार विकास गांव के मेले से मेरे लिए कुछ चूड़ियाँ लेकर आया। मुझे हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैंने उसकी लाई चूड़ियाँ तोड़ दी थी। लेकिन जब मैंने विकास को इस बात पर रोते हुए देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि शायद मैंने उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। लेकिन फिर अगले ही दिन मैंने देखा कि वह फिर से एक लड़की के साथ घूम रहा था। वह सच में गिरा हुआ इंसान था। मेरे दिल में जो उसके लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स आई थी, अब बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जब मैं मम्मी पापा से उसकी इन हरकतों के बारे में कहती थी तो वह कहते थे अभी बच्चा है, बड़ा होकर संभल जाएगा। कुछ दिनों बाद मेरे भाई ने गांव में हॉस्पिटल बनाने के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी। उसी को लेकर एक टीम हमारे गांव में आई थी। जो भी टीम आई थी, गांव में वह सब मेरे पापा के डेरे में ही ठहरती थी। उनके आने के बाद अस्पताल की नींव रखी गई और उसके बाद वह लोग वापस जाने लगे। लेकिन उनमें से एक लड़का वापस नहीं गया था, जिसका नाम रवि था। उसे गांव का वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने अपने पापा से फ़ोन पर इजाज़त मांगकर कुछ दिन रहने की अनुमति ले ली थी। एक दिन जब मैं घर से बाहर अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी तो मेरी नज़र रवि पर पड़ी। पहली ही नज़र में मुझे वह बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि शायद वह भी मुझे इसी नज़र से देख रहा था। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि मैं भी शायद उसे पसंद हूँ। और एक दिन मैं ही उससे मिलने के लिए खुद ही चली गई। तभी मुझे देखते ही कहने लगा, मुझे पता था कि तुम आओगी। और बातों ही बातों में हम दोनों की थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई। मैंने उसे अपना नंबर दे दिया और उसने भी मुझे अपना नंबर दे दिया। और फिर एक दिन मैंने मम्मी के फ़ोन से रवि को फ़ोन मिला दिया। उसके बाद हमारी एक दिन बात हुई और उसके बाद तो बस लगातार बातें होने लगी। और कब हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। और बातों ही बातों में मैंने उसे विकास के बारे में भी बता दिया तो वह विकास का नाम सुनकर चौंक गया और कहने लगा, वह लड़का तो बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है और नीच लड़का है। मैं तो उसके साथ एक दिन भी नहीं रह सकता। तुम उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बिता सकती हो? मैंने रवि से कहा कि मैं विकास से शादी नहीं करना चाहती। तुम चाहो तो मेरे घर अपना रिश्ता लेकर आ जाओ। हो सकता है मेरे माँ बाप को मुझ पर तरस आ जाए और वह शादी के लिए मान जाए। मेरी बात पर वह तैयार हो गया और एक हफ्ते बाद ही अपनी बहन और माँ को लेकर हमारे घर रिश्ते के लिए आ गया। लेकिन पापा ने उस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। माँ और भाभी किसी तरह मेरा दिल बहलाने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरे ऊपर तो रवि का जुनून सवार था। और एक दिन इसी जुनून में मैंने पापा से कह दिया कि पापा, मैं विकास से शादी नहीं कर सकती, मुझे रवि से शादी करनी है। तब पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, बेटा तुझे विकास से शादी करनी ही होगी, उसके माँ बाप नहीं हैं। और मैंने मरते टाइम उसकी माँ से वादा किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी विकास से करवाऊंगा। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। मैं पापा की बात सुनकर रोने लगी। तब पापा कहने लगे, देखो समय के साथ साथ धीरे धीरे विकास ठीक हो जाएगा और औरत में इतनी ताकत होती है कि वह बिगड़े से बिगड़े मर्द को भी सुधार देती है। तो तुम भी विकास को एक अच्छे रास्ते पर चलाना सिखा ही दोगी। इतना कहकर पापा कमरे से बाहर चले गए। मैंने तुरंत रवि को फ़ोन मिलाया, उन्हें सारी बातें बता दी। तब रवि कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ
और उसके बाद रवि मुझे गांव के चौराहे पर मिलने आया और मैं उसके साथ घर से भागकर शहर की ओर चली गई। मुझे पता था कि मेरे पापा गांव के सरपंच हैं और इस बात को लेकर उनकी गांव में बहुत बदनामी भी होगी। लेकिन मैं रवि से बहुत मोहब्बत करती थी और मैं विकास से शादी नहीं करना चाहती थी। शहर में आने के बाद रवि ने मुझसे शादी कर ली और उसके बाद वो मुझे अपने घर ले गया। रवि की माँ मुझे देखते ही हैरान हो गई और रवि से कहने लगी कि तुमने ये क्या किया, यह सरपंच की लड़की है, क्या तुम उनका मुकाबला कर सकते हो? अगर उन्हें बात पता चली तो वह हमें नहीं छोड़ेंगे। रवि भी करोड़पति घर से था, लेकिन मेरी सास पुराने विचारों की थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई भागी हुई लड़की उनके घर की बहू बने। पूरे 1 साल तक मेरी सास ने मुझे स्वीकार नहीं किया और मुझ में और रवि में फूट डलवाने की बहुत कोशिश की। लेकिन भगवान का शुक्र था कि रवि एक अच्छे पति साबित हुए और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल किया और मेरा बहुत सपोर्ट भी किया। और मैं यह भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान का कि उधर मेरे पापा और मेरे भाइयों ने भी किसी तरह से मुझे परेशान नहीं किया, न ही मुझे ढूंढने की कोशिश की, नहीं तो मेरी ज़िंदगी नरक बन जाती। खैर, मेरी ज़िंदगी तो अभी भी नरक बनी हुई थी, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका था कि मैं बाँझ हूँ। कभी कभी मैं सोचती थी कि शायद मेरी माँ बाप की बद्दुआओं का असर है कि मुझे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। खैर, अब मैंने अपने पति के लिए दूसरी लड़की ढूंढना शुरू कर दिया था। मैंने अपनी पड़ोसन को पैसे देकर कहा कि मुझे कोई गरीब लड़की घर की ढूंढ कर दो और मैंने उससे कहा कि यह बात मेरी सास तक नहीं जानी चाहिए। एक दिन मेरी पड़ोसन ने मुझे इशारे से अपने घर पर बुलाया। मैं अपनी सास से बाजार का कहकर बाहर निकल गई और उसके पास गई। तब उसने मुझे खुद एक लड़की की फ़ोटो दिखाई जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसने मुझे बताया कि यह लड़की अनाथ है और इसके माँ बाप नहीं हैं, लेकिन अपने चाचा के घर रहती है। मैं उस लड़की की खूबसूरती को देखकर दंग रह गई। बिल्कुल चांद का टुकड़ा थी। उसकी चाची जल्द से जल्द उसकी शादी करके उससे छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन मैंने उस औरत को मना कर दिया कि मैं अपने पति की शादी इस लड़की से नहीं करवाऊंगी। यह बहुत खूबसूरत है, मेरा पति तो इसके हुस्न का दीवाना हो जाएगा। तब वह औरत कहने लगी कि मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए इससे अच्छा रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। गरीब घर से लड़की है, अनाथ है, तुम्हारा कहना मानेगी, तुम जैसा चाहोगी वैसा करेगी। तुम ये रिश्ता हाथ से मत जाने दो। ना चाहते हुए मैंने उस स्वीटी नाम की लड़की से अपने पति की शादी करवाने का फैसला कर किया। अभी 3-4 दिन ही बीते थे कि मैंने देखा सामने सोफे पर मेरा पति और मेरी नंद सास बैठे बातें कर रहे थे। और मेरी नंद मेरे पति से कह रही थी कि रवि, शिवानी बाँझ है, तुम उसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हो? तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मैंने मम्मी ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है। तब रवि कह रहा था कि माँ, अब तुम लोग बस भी करो, मैं अपनी मर्जी से शादी क्या कर ली, तुमने तो मुझे ताने देना ही शुरू कर दिया। मैं शिवानी के अलावा किसी के साथ नहीं रह सकता और ना ही दूसरी शादी करूँगा। मैं शिवानी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं शिवानी के अलावा किसी और के साथ नहीं रह सकता और ना ही दूसरी शादी करूँगा। जहाँ मैं अपनी सास और नंद की बातें सुनकर बहुत उदास हुई थी, वहीं अपने पति की बात सुनकर मुझे हिम्मत मिली थी। मैं उन लोगों से बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद रवि अंदर आया और मुझसे कहने लगा, तुम माँ और दीदी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। तुम मेरी बीवी हो और मरते दम तक तुम ही रहोगी। मैंने कहा, रवि, तुम दूसरी शादी कर लो, मैं भी अब यही चाहती हूँ। मेरी बातें सुनकर रवि हैरान था। कहने लगा, ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने कहा कि हाँ, मैं सही कह रही हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करो। इस पर रवि ने कहा कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है, चाहे लड़की तुम्हारी पसंद की हो या फिर माँ की पसंद की हो। मैंने कहा कि मुझे बच्चों की इच्छा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। मेरी तड़पती ममता को भी सुकून आ जाएगा और माँ को भी तसल्ली हो जाएगी कि उनका वश आगे बढ़ जाएगा। रवि ने मेरी बात से इनकार किया और कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाद कमरे में बैठी मैं रोती रही। मुझे बच्चों की कोई चाह नहीं थी, मैं तो बस रवि को खोने के डर से ये सब कर रही थी। खैर, कुछ दिन बीत गए और मैंने किसी तरह रो रो के रवि को दूसरी शादी के लिए मना ही लिया। लेकिन मेरी सास को स्वीटी नहीं पसंद नहीं थी। वह तो अपनी ही पसंद की लड़की से रवि की शादी करना चाहती थी। जैसे तैसे मंदिर में शादी होकर स्वीटी हमारे घर आ गई। इधर मेरी सास ने हंगामा खड़ा कर दिया और रवि से कहने लगी, कम से कम दूसरी शादी तो हमारी मर्जी से कर लेता। सास को यूँ जलता हुआ देखकर यूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलना चाहिए था, लेकिन मेरे दिल में आज सुकून नहीं था। आज की रात मेरे लिए अंगारों भरी रात थी। उस रात मैं पूरी रात रोती रही। बस यही ख्याल आ रहा था कि जिस इंसान की आंखों में सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत थी, आज वह दूसरी औरत को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। जिस इंसान की बाहों में आज तक मैं सो रही थी, आज वहाँ कोई और सो रही होगी। पूरी रात मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। करवटें बदल कर जैसे तैसे मैंने रात गुजार दी। सुबह हुई तो मैं जल्दी उठ गई, क्योंकि मैं रवि से मिलना चाहती थी, लेकिन वह तो 12 बजे तक कमरे से बाहर ही नहीं आया था। मैंने अपनी सौतन स्वीटी से पूछा कि तुमने अभी तक रवि को जगाया क्यों नहीं? तो वह कहने लगी, मुझ में हिम्मत नहीं है जगाने की,
क्योंकि वे रात से ही बहुत गुस्से में हैं और कह रहे थे कि उन्होंने सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से मुझसे शादी की है और मैंने उससे कुछ ज़्यादा बोलने की कोशिश की तो वे मुझे तलाक देके घर से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझ पर कभी भी अपना हक जताने की कोशिश मत करना, इसलिए मैं उनके आगे कुछ नहीं बोल सकती। मैं नहीं चाहती कि वे मुझे तलाक देकर घर से निकाल दें, क्योंकि मैं अपनी चाची के घर दोबारा नहीं जाना चाहती। वह मुझ पर बहुत जुल्म किया करती थी। सच में रिश्ता कराने वाली उस औरत ने मुझे एक मजबूर और गरीब लड़की ढूंढ कर दी थी। खैर, मैंने सोचा शायद रवि अभी मुझसे नाराज़ होंगे, इसलिए वे कमरे से बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस बात को 3 दिन गुजर गए और वह मुझे नहीं मिले, ना ही कमरे से बाहर निकले। 1-2 बार बाहर आते जाते दिखाई दिए, घर पर मुझसे बात नहीं की। अब मुझे घबराहट होने लगी थी कि ऐसा क्या हुआ है जो रवि मुझसे मिलना भी पसंद नहीं कर रहे। मैंने सोचा क्यों ना मैं ही जाकर कमरे में देखूं कि आखिर वह कर क्या रहे हैं। जब स्वीटी किचन में नाश्ता बना रही थी तो मैं कमरे में चली गई। मैंने देखा रवि मोबाइल में बिजी थे। मेरे कदमों की आहट सुनकर कहने लगे, आओ मेरी प्यारी स्वीटी। इतना सुनना था कि मेरे दिल पर एकदम से धक्का सा लगा और मैंने अपने कदम पीछे हटाए और कमरे से बाहर आ गई। मैंने सोचा स्वीटी 3 ही दिन में ऐसा क्या जादू कर दिया कि वह उसे प्यारी और स्वीटी कहकर पुकार रहे थे। मेरे टप टप आंसू गिरने लगे। मैं तड़प रही थी। न जाने क्यों मेरे कदम अचानक से अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़े तो देखा मेरी ननद आई हुई थी। मेरी सास मेरी ननद से कह रही थी, देखा तुम्हारी माँ कितनी चालाक है, एक तीर से 2 निशाने कर दिए, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। शिवानी को तो पता तक नहीं चला कि जिस लड़की से उसने अपने पति की शादी करवाई है वह उसकी पसंद की नहीं है, बल्कि मेरी पसंद की लड़की है। और रवि भी उस पर पूरी तरह फिदा हो चुका है। और इन सब बातों का अंजाम उस लालची औरत ने दिया है जिसने शिवानी को पूरे विश्वास में लेकर उसे अपने जाल में फंसाया। मैंने उसे शिवानी से डबल पैसे देकर अपने काबू में कर लिया। मेरी सास की बातें सुनकर मेरा दिल फटने लगा था, लेकिन मेरी सास अभी रुकी नहीं थी। आगे कहने लगी कि मैंने कितनी बार शिवानी को बच्चा ना होने की दवाई खिलाई, तब जाकर वह पूरी तरह बाज बन पाई है। इतना सुनना था कि मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं भागती हुई रवि के कमरे की तरफ गई और सोचा कि शायद रवि इन सब बातों से अनजान है, उसे जाकर उनकी माँ की और बहन की सच्चाई बताऊं। लेकिन मैं जैसे ही कमरे में घुसी तो मुझे एक और दूसरा झटका लगा। यहाँ रवि स्वीटी से कह रहा था कि मैंने जज्बात में आकर बहुत ही गलत फैसला ले लिया था, लेकिन जब से मैं शिवानी से भागकर अपने साथ लेकर आया हूँ उसके कुछ दिनों बाद से ही मुझे एहसास हो गया था कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर शिवानी के भाई को पता चल चुका था कि मैं शिवानी को भगाकर ले गया हूँ और उन्होंने मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिया था कि अब शिवानी तुम्हारा साथ चली तो गई है, लेकिन तुम्हें उसका पूरा ख्याल रखना है। अगर हमारी बहन को ज़रा सा भी दुख हुआ तो हम तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। मैं उस काम के बारे में जानता हूँ और वह बहुत खतरनाक लोग हैं, जो कहते हैं वह करते हैं। इसलिए आज तक मैं शिवानी को झेल रहा हूँ और मैं चाह कर भी अब शिवानी को नहीं छोड़ सकता। लेकिन मेरी माँ ने मेरा साथ दिया और किसी तरह शिवानी को पागल बनाकर तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी। स्वीटी, तुम मुझे पहली नज़र में ही भा गई थी। मेरी जान, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुम्हें अभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। हाय रे, मैं ये क्या सुन रही थी। ये वही रवि था जिसकी वजह से मैंने अपने पापा की इज्जत दांव पर लगा दी थी। मैं दबे पांव रवि के कमरे में जाने लगी। रवि मुझे देखकर चौंक गया। मैं बहुत जल्दी ही उसकी सच्चाई जान चुकी थी। मैंने रोते हुए रवि से कहा कि तुम्हें मुझे छोड़ना ही था तो छोड़ देते, लेकिन मुझे मांझ बनाने की क्या ज़रूरत थी। भगवान की दी हुई सौगात मुझसे छीनने का तुम्हें क्या हक था। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुम लोगों ने मुझे बेमौत मार दिया। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई और कमरे को लॉक कर दिया। पीछे से रवि कमरे में आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। और फिर उसी रात किसी तरह चुपके चुपकाते मैं उस घर से बाहर आ गई और उसकी ज़िंदगी से भी हमेशा हमेशा के लिए निकल आई। आज मैं अनाथ आश्रम में रहती हूँ और मैंने रवि को अभी तक तलाक नहीं दिया है, क्योंकि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है और अब मुझे किसी भी मर्द पर विश्वास नहीं है। तो तलाक देने का फ़ायदा ही क्या है। बस फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर लेती हूँ। वह कभी कभी मुझे आश्रम में मिलने आ जाया करती है। वह मुझे घर ले जाना चाहती है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने बाप और भाइयों का सामना कर सकूँ। मैंने उनकी इज्जत को अपने पैरों तले रौंदा था, इसलिए मैं उनसे नज़र नहीं मिला सकती थी। खैर, एक दिन अचानक से गार्ड ने आकर मुझे एक लिफाफा थमाया और कहने लगा कि एक आदमी आया है और ये लिफाफा तुम्हारे लिए देकर गया है। जैसे ही मैंने लिफाफा देखा मेरे अंदर नफरत भर गई। लिफाफा देखकर मुझे लगा शायद रवि ने भेजा है और वह मुझसे माफ़ी मांग रहा है। मुझे अपने आप पर हंसी आ रही थी कि मैं कैसे एक इंसान को दिलो जान से चाहा था। मन कर रहा था इस लिफाफे को अभी फाड़ दूँ, लेकिन न जाने क्यों उसे खोलने को दिल चाहा। मैं देखना चाह रही थी कि आखिर रवि ने ऐसा भी क्या भेजा है। अब वह मुझसे क्या चाह रहा है। उसने तो अपनी माँ के साथ मिलकर मेरे साथ धोखा किया था और फिर ना चाहते हुए भी मैंने वो लिफाफा लेकर अपने कमरे में चली गई।
लेकिन जैसे ही मैंने लिफाफा खोला तो मेरी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। लिफाफा खुलते ही उसमें से वैसे ही हरे कांच की चूड़ियाँ निकली जो विकास एक बार मेरे लिए लाया था और जिन्हें मैंने गुस्से में आकर तोड़ दिया था। मेरे सामने विकास का चेहरा घूमने लगा। पुराने सभी ख्याल मेरे मन में आने लगे। मैं समझ गई कि हो ना हो ये विकास था। मैं तुरंत गार्ड के पास पहुंची और कहा कि ये लिफाफा तुम्हें कौन देकर गया है। तो गार्ड ने कहा कि वह आदमी कब का जा चुका है और उसने मुझे यह भी कहा है कि अगर शिवानी मैडम इन चूड़ियों को तोड़ दे तो उनके टुकड़ों को मुझे वापस कर देना। यह मेरी ज़िंदगी भर की पूंजी है। अचानक ही मेरे फड़फड़ाते होठों से विकास का नाम और मेरी आंखों से आंसू आने लगे। यह वही लोफर और अल्हड़ विकास था। क्या विकास को अभी मैं याद थी? क्या अब तक वह मुझसे मोहब्बत करता था? लेकिन अब मैं किसी मर्द पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। मैंने चूड़ियों को संभाल कर ड्रॉर में रखा और चुपचाप लेट गई। अगले दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आश्रम में आई तो मैंने उनके विकास के बारे में पूछा। तब माँ ने उसकी जो कहानी मुझे सुनाई, मैं सुनकर दंग रह गई। माँ ने बताया कि जिस दिन तुम रवि के साथ भागकर गांव से चली गई थी, उस दिन विकास बहुत रोया था। पूरा गांव उसके आंसू देखकर दहल गया था। वह पूरे गांव में राधा राधा चीखता हुआ तुम्हें पुकार रहा था। मुझे याद आया कि वह मुझे राधा कहकर पुकारता था। माँ ने बताया कि वह तुम्हारे जाने के बाद बिल्कुल बदल चुका है। उसने गांव में अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेचकर एक स्कूल खुलवाया है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके अनपढ़ होने की वजह से ही तुम उसे छोड़कर चली गई थी। और स्कूल में वह गांव के सभी लोगों को फ्री में शिक्षा दिलवाता है। उसने शहर में भी अपना एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर दिया है और अब उसे पैसे की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन उनमें से वह एक पैसा भी अपने पास नहीं रखता और सभी गरीबों को दान कर देता है। कहता है मुझे पैसे की क्या ज़रूरत है जब मेरी राधा ही मेरे पास नहीं है। वह हंसता है ना रोता है, बस गुमसुम सा रहता है। जब भी मैं तुम्हारे पापा उसकी तरफ देखते हैं तो उसकी हालत की जिम्मेदार अपनी बेटी को यानी कि तुम्हें मानते हैं। विकास की कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू छलक रहे थे और मैं जल्द से जल्द अब विकास से मिलना चाहती थी। मैंने माँ से कहा कि किसी भी तरह मुझे एक बार विकास से मिलवा दो। इतना सुनना था कि मेरी माँ की आंखों में चमक सी आ गई और कहने लगी, वह अब भी तुम्हारा इंतज़ार करता है। अगर तुम चाहो तो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकती हो। लेकिन मैं अब कहाँ विकास के लायक थी। मैं तो एक बांस थी और एक शादीशुदा औरत थी। लेकिन बस मैं एक बार के विकास से मिलकर माफ़ी मांगना चाहती थी, जो उसकी मोहब्बत को मैं समझ नहीं पाई और रवि को हीरा समझकर उस पत्थर में अपना स्वर फुट बैठी। मैं अपनी मम्मी के साथ आश्रम से इजाज़त लेकर गांव चली गई। मम्मी मुझे विकास के घर ले गई, लेकिन विकास के घर पर नहीं था। हम दोनों हॉल में बैठकर उसका इंतज़ार करने लगे, लेकिन वह काफ़ी देर तक नहीं आया। मैं उठकर विकास के कमरे में चली गई तो देखा इतना साफ़ सुथरा कमरा था कि कहीं से भी लग ही नहीं रहा था कि वह विकास का कमरा है। वह तो एक उजड़ झल्ली सा लड़का था और अब वह एक सुव्यवस्थित और एक सलीकेदार इंसान बन चुका था। कमरा देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी पढ़े लिखे इंसान का कमरा हो। कमरे में नज़र दौड़ाई तो मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसे देखते ही मैं हैरान थी। सामने एक फ्रेम में वही कांच की टूटी हुई चूड़ियों के साथ राधा नाम लिखा हुआ था। विकास शायद मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था और आज भी करता है। मैं ही उसकी मोहब्बत को नहीं समझ पाई थी। उन चूड़ियों के टुकड़े को देखकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। तभी न जाने अचानक से पीछे से विकास आ गया और राधा कहकर मुझे पुकारने लगा। राधा नाम सुनते ही मैं एकदम से पलट गई। जब मैंने विकास की तरफ देखा तो वह अल्हड़ और लोफर विकास नहीं था, बल्कि एक सज्जन व्यक्ति लग रहा था। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वह अनपढ़ लड़का है। न जाने कब रोते रोते मैं उसके सीने से लिपट गई। मुझे पता ही नहीं चला। मैं सारी मर्यादा तोड़ चुकी थी। मैं यह भी भूल गई कि मैं शादीशुदा औरत हूँ। वह अपने हाथ नीचे किए यूं ही खड़ा रहा और मैं उसके सीने से चिपकी रही। रोते रोते मेरे मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे कि विकास, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम्हारे जज्बातों को नहीं समझा, तुम्हारी मोहब्बत को नहीं समझा और इसलिए शायद भगवान ने मुझे इसकी बहुत बड़ी सज़ा दी है। आज मैं पूरी तरह बर्बाद हूँ। विकास मेरी बातें सुन रहा था और कुछ देर बाद विकास ने मुझे खुद से अलग किया और मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगा, इसके लिए मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। शायद मैं ही तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया था, लेकिन राधा, मैं अभी भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल के दरवाजे अभी भी तुम्हारे लिए खुले हैं। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा आज तक कोई लड़की नहीं आई है और ना ही आएगी। चाहे तो मेरे दिल में झांक के देख लो। एक पल के लिए विकास के चेहरे पर वही शरारत लौट आई थी जो मैंने कुछ सालों पहले देखी थी। मैंने रोते हुए विकास से कहा कि विकास, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं रवि की त्यागी हुई और एक बांझ औरत हूँ। इस पर विकास ने कहा, मेरे लिए तुम मेरी वही राधा हो जो 6 साल पहले थी। मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे कल भी मोहब्बत करता था और आज भी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज औरत नहीं थी जो विकास की ज़िंदगी में रोशनी भरने की बजाय उसकी ज़िंदगी में अंधेरा भर देती। और रवि ने जो मुझे जख्म दिया था
वह अभी हरा था। मैं इतनी जल्दी अभी किसी मर्द पर विश्वास भी नहीं कर पा रही थी। आखिर मर्द मर्द होता है। ऐसा ना हो कि कल को विकास को भी बच्चे की चाह हो और वह मुझे छोड़कर इसी तरह चला जाए। इसलिए मैं रोते हुए कमरे से बाहर भाग आई और अपनी मम्मी के साथ अपने घर लौट आई। मेरे पापा और भाइयों ने मुझे देखते ही और मेरी हालत को देखकर मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन अगले ही दिन विकास फिर से हमारे घर पर आया। वह मेरे पास आया और उदासी भरे शब्दों में कहने लगा कि राधा, मुझे नहीं पता था मेरी मोहब्बत इतनी खोखली है कि मैंने तुम्हें आज दूसरी बार पाने की कोशिश की और मैं फिर से खाली रह गया। लेकिन अगर आज तुमने मेरी मोहब्बत को नहीं अपनाया तो आज के बाद मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगा और तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। मैं तुम्हारे लिए हरे कांच की चूड़ियाँ लेकर आया हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा भी मोहब्बत है तो ये पहन के बाहर आ जाना, नहीं तो इनको तोड़कर उनके टुकड़े मुझे दे जाना। चूड़ियाँ रखकर बाहर चला गया। काफ़ी देर तक मैं इन चूड़ियों को देखती रही। भगवान ने मुझे एक बार फिर से मौका दिया था ज़िंदगी को जीने का, सच्चा प्यार पाने का, और मैं ये मौका अब अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती थी। मैंने बड़े प्यार से वे चूड़ियाँ उठाई और अपने हाथों में डाल ली और बाहर आ गई। बाहर विकास और पापा मम्मी बातें कर रहे थे। मैंने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। मुझे देखते ही विकास के चेहरे का रंग बदल गया। उसे शायद लग रहा था कि मैंने उन चूड़ियों को तोड़ दिया है और उन टुकड़ों को अब मैं पीछे हाथों में छिपा कर लाई हूँ। लेकिन जब मैंने अपने हाथ आगे किए तो वह खुशी के मारे उछल पड़ा और वह यह भी भूल गया कि सामने मेरे मम्मी पापा खड़े हैं, और आते ही मेरे हाथों को चूम लिया। लेकिन जैसे ही उसे ख्याल आया कि मम्मी है तो उसने मेरे हाथ छोड़ दिए और मैं मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई। उसके बाद मम्मी और पापा ने मेरी शादी की तैयारी शुरू कर दी और साथ ही पापा और भाइयों ने मेरे तलाक की अर्जी भी कोर्ट में दाखिल कर दी थी ताकि जल्द से जल्द मेरा तलाक रवि से हो जाए। और बहुत जल्द ही मेरा रवि से तलाक हो भी गया। उसके बाद पापा भाइयों ने मेरी शादी बड़े ही धूमधाम से की। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी पहली शादी है। शादी क्या होती है आज मुझे समझ आ रहा था। परिवार की खुशी क्या होती है यह मुझे आज समझ आ रहा था। घर से भागकर तो मैंने रवि से सिर्फ कोर्ट में शादी की थी, लेकिन शादी आज हो रही थी। आज जब मैं सुहाग की सीट पर बैठी थी तो मेरे दिलों में दिमाग पर दूर दूर तक रवि की कोई परछाई नहीं थी। था तो सिर्फ एक विकास का चेहरा और दिल में उसके लिए मोहब्बत। उसके बाद जब विकास कमरे में आया तो मैं और भी सिमट कर बैठ गई। विकास मेरे पास आया और मुझे अपनी बाहों में लेकर मेरे कान में मदहोश भरे शब्दों में कहने लगा कि राधा तो तुम मेरी ही हो, बाकी तो सब गोपियाँ हैं। तो मैंने शर्मा कर अपना सर उसके सीने में छिपा दिया। विकास ने भी मुझे अपनी बाहों में कस कर पकड़ लिया। विकास के साथ मेरी ज़िंदगी इतनी हसीन हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था, और इन्हीं हसीन पलों को जीते जीते 1 साल गुजर चुका था। मैंने विकास को अपनी और रवि की सारी कहानी बता दी थी। विकास ने मेरा बहुत ही अच्छे अस्पताल में इलाज शुरू करवा दिया था और डॉक्टर ने हमें उम्मीद भी जताई थी कि मैं माँ बन सकती हूँ। इसी तरह एक दिन बाजार गई थी तो मुझे रवि मिला। रवि के चेहरे पर बिल्कुल भी रौनक नहीं थी। मुझे देखते हुए मेरे पास आ गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं और मेरी माँ ने मिलकर तुम्हारे साथ जो भी नाइंसाफ़ी की, तुम पर जो भी जुल्म किया, उसकी सज़ा भगवान ने हमें दे दी है। माँ पैरालाइज हो चुकी है और बिस्तर पर पड़ी है। मेरी शादी के 1 साल बाद भी स्वीटी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो माँ ने उसका चेकअप कराया, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं निकली थी। लेकिन जब मेरा चेकअप करवाया तो पता चला कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, मैं नामर्द हूँ। और अब स्वीटी मुझे हर वक्त मेरे नामर्द होने के ताने देती है। मुझे तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आती है, लेकिन मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी ज़िंदगी से जा चुकी हो। बस अब मैं तुमसे सिर्फ माफ़ी ही मांग सकता हूँ। न जाने क्यों मुझे रवि पर तरस आ गया और मैंने उसके हाथों को कसकर पकड़ा और उससे कहा कि मैं अब तुम्हें क्या सज़ा देने वाली कौन होती हूँ, तुम्हें भगवान ने खुद सज़ा दे दी है। और उसके बाद मैं वहाँ से चली आई। रवि हारे हुए जुआरी की तरह मुझे देखता रह गया और मैं बाजार से घर लौट आई।